The course title of my paper is Principles of Spectroscopy. Course number is PSCHTC 104. And I think I have discussed with you also when you came in the department that I will only take one period of this course. And the portion which I will take is X-ray diffraction. You can see my first slide here. The first topic is X-rays and their generation. And you see, X-rays are electromagnetic radiations of wavelength 1 angstrom. 1 angstrom means 10⁻⁻10 meters. And X-rays, they occur in that part of electromagnetic spectrum between gamma rays and ultraviolet rays. You see, जो electromagnetic spectrum होता है, that is arrangement of various radiations in the increasing order of wavelength, are in the order of their energies. So when you see electromagnetic spectrum, gamma rays आती हैं in between, X-rays आती हैं in between gamma rays and UV rays. X-rays are produced when high energy charged particles, for example electrons, accelerated through potential difference of 30,000 volt collide with the matter. कि जब X-rays कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स और वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब ये मैटर के साथ बम्बार्ड करते हैं, X-rays स्टार्ट जनरेटिंग. लेट अस सी हाउ. जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मैटर से कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर स्लो डाउन और स्टॉप्ड बाय कोलिजन. और जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्लो डाउन या स्टॉप होते हैं, इसका मतलब हुआ सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. वो पहले इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग थे, दे आर हैविंग वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और जैसे वो कोलाइड करते हैं किसी मैटर के साथ, टू पॉसिबिलिटीज हैं कि सम इलेक्ट्रॉन जो हैं देयर स्पीड इज बिकम स्लो, some very slow, and some electron may be stopped also. तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी की लूज हुई ड्यूरिंग कोलिजन. अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इंटायर काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट इज लॉस्ट. और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती है वो अपीयर होती इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट रेडिएशन. तो यू सी that electrons are जब bombard करते हैं मैटर के साथ, electrons are slowed down, are stopped by collision, and some of their last energy is converted into electromagnetic radiation. Such processes give wide radiation X-rays which have energy or wavelength ranging from certain lower limiting value to upwards. क्लास चल रही है. So such processes give wide radiation X-rays which have energy or wavelength ranging from certain lower limiting value to upwards. इसका मीनिंग है एक्चुअली कि जब इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, जब उसने मैटर से कोलाइड किया, so many possibilities are there. ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद बिल्कुल स्टॉप हो गया, और थोड़ा स्लो हुआ, ज्यादा स्लो हुआ, एंड सो ऑन. तो स्लोनेस का मतलब होता है कि उसे कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज हुई. ये अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी दैट हैज बीन लॉस्ट. पर काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, वो अपीयर हुई इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट रेडिएशन. उनको बोलते हैं एक्सरेज, बिकॉज जो रेडिएशन निकलती है उसकी जो वेवलेंथ है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्सरेज. अब जो एक्सरेज जनरेट हो रही हैं उनकी एनर्जी और वेवलेंथ सेम नहीं है, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं तो एनर्जी कम लूज होती है, एक बार इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ज़्यादा स्लो होंगे तो ज़्यादा एनर्जी लूज होगी, अपीयर होगी. स्टॉप हो जाएंगे तो एनर्जी जो होगी उनकी और ज़्यादा, ऑलमोस्ट इंटायर एनर्जी जो होगी लूज हो जाएगी एंड कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज. तो जो एक्सरे जनरेट होंगी दैट हैव सर्टन मिनिमम वेवलेंथ थ्रू सर्टन मैक्सिमम वेवलेंथ. और वी कैन से जो एक्सरे जनरेट होती हैं दैट हैव सर्टन मिनिमम
frequency or certain maximum frequency. It's the same way certain minimum or highest energy. You see, this is a relationship that E is equal to h nu is equal to c by lambda. जो एक्सरेज निकल रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी. पर जो एक्सरे एमिट हो रही हैं, अगर उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, नेचुरली दे हैव लो फ्रीक्वेंसी एंड हेंस लो एनर्जी. तो वी कैन से इन डिफरेंट वेज कि जो एक्सरेज जनरेट हो रही हैं इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट के बाद, all X-rays do not have same energy or same frequency or same wavelength. Some X-rays are generated which have very low wavelength, or lower wavelength means they are having high frequency, high energy, and some are having very high wavelength means low frequency or low energy. So you can see here, अब question है lower wavelength limit corresponds to X-rays of highest energy. अगर जो एक्सरे जनरेट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ लोअर है, तो लोअर वेवलेंथ का मतलब ये हुआ अल्टीमेटली दैट दे आर हैविंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप लोअर वेवलेंथ मींस दे आर हैविंग हाई एनर्जी. तो उनका हाई एनर्जी कैसे उन एक्सरेज की, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्सरेज उन इलेक्ट्रॉन से एमिट हुई जो बिल्कुल स्टॉप हो गए. बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ने हिट किया एंड स्टॉप, इंडिकेटिंग क्लियरली इंटायर एनर्जी जो थी इनकायरेट एनर्जी वो कन्वर्ट होगी एक्सरेज में. एंड दैट्स व्हाई एक्सरेज जो जनरेट हुई दे आर हैविंग हाईएस्ट एनर्जी और लोअर वेवलेंथ. तो लोअर वेवलेंथ लिमिट कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्सरेज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी एंड occurs when all kinetic energy of incident particle is converted to X-rays. X-rays, which are used in almost all the diffraction experiments, are produced by a different process which leads to मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज. जो मॉडर्न एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर्स हैं वहां एक्सरे डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होती है, और मोस्टली दीज डिफ्रैक्टोमीटर गिव राइज टू मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज. मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज मींस they generate X-rays of single wavelength. And how they are produced in such diffractometers? A beam of electrons, again accelerated through potential difference of 30,000 volt, is allowed to strike a metal target. जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को हिट करती है. जनरली कॉपर हम टारगेट मेटल लेते हैं. तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू आयनाइज सम ऑफ द कॉपर. 1s मीन केश इलेक्ट्रॉन्स. यू सी दिस इज अ पिक्चर इज शोन हियर कि ये एक कॉपर है, एक कॉपर का एटम है, एंड इन द सेंटर यू कैन सी न्यूक्लियस हैविंग 29 प्लस, इट कैन 29 प्रोटॉन्स. First shell contains 2 electrons, 1 electron here, second electron here, and this is 2s. It contains again 2 electrons. 2p contains 6 electrons. 3s contains 2 electrons. This is the model of copper atom. So when talk of copper strip is made up of, it's composed of a number of copper atoms. और ये structure है copper atom का, where 1s contains 2 electrons. तो जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट करेगी कॉपर टारगेट मीन कॉपर एटम्स को, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे आर हैविंग वेरी हाई एनर्जी, दे आयनाइज सम ऑफ द कॉपर 1s इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब हुआ कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये 1s इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने का मतलब हुआ कि 1s इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी. यू कैन सी क्लियरली ये गैप खाली पड़ा है यहाँ पर. दिस इज ब्लू गैप इंडिकेटिंग कि जब इलेक्ट्रॉन बीम ने हिट किया कॉपर टारगेट को तो 1s इलेक्ट्रॉन जो था, 1s इलेक्ट्रॉन इज emitted. This is released from our you see that copper 1s electron ionized हो गया. Electron is ultimately released from 1s orbital of copper. जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है 1s ऑर्बिटल से, एक होल बन जाता है. And immediately जैसे होल बनता है, इलेक्ट्रॉन either from this is 2p, either from 2p jumps into this vacant level, or electron may come from 3p and jump into this vacant level. You can see here incident electrons have sufficient energy to ionize some of the copper 1s electrons. तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन 1s से निकल जाता, इजेक्ट आउट हो जाता है, होल इज फॉर्म्ड हियर, एंड जैसे होल बनता है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p ड्रॉप्स इनटू दिस लेवल. Electron in an outer orbital either from 2p
This is not, this is, it is not 1p, it is basically 3p. It is 2p or 3p, immediately drops down to occupy weakened 1s level. तो जब इलेक्ट्रॉन 2p से 1s में आएगा या 3p से 1s में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर टू लोअर लेवल, व्हाट हैपेंस? एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी इन द ट्रांजिशन appear as X-ray radiation. This is a way कि how in modern X-ray diffractometers में X-ray कैसे प्रोड्यूस होती हैं, and we can use many metal targets, but generally we use copper as target metal. और it is very clear now explanation है कि कैसे X-ray जनरेट होती हैं, कि इलेक्ट्रॉन की बीम है जो हिट करती है कॉपर स्ट्रिप को, कॉपर एटम्स को, और उनके पास इतनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन बीम के पास कि वो सम ऑफ द 1s इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, आयनाइज कर देगी, और अल्टीमेटली क्रिएशन ऑफ होल इज फॉर्म्ड हियर। और जैसे होल बनता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल इधर फ्रॉम 2p और 3p इमीडिएटली जंप्स इनटू दिस वेकेंड लेवल। तो अगर ट्रांजिशन होती है 2p से 1s में, और मे बी 3p for 1s से, and this transition results in release of energy, and that energy release appear in the form of X-rays. If transition energies have fixed values, I will to say कि इस केस में जो ट्रांजिशन है क्वांटाइज्ड हैं, ट्रांजिशन दो ही होंगी, या होंगी 2p से 1s में या 3p से 1s में, नो अदर ट्रांजिशन इज एक्सेप्टेबल हियर। तो ट्रांजिशन एनर्जीज हैव फिक्स्ड वैल्यूज, and so spectrum of characteristic X-ray results. For copper, the transition from 2p to 1s, इसको बोलते हैं K alpha transition, and has a wavelength 1.5418 angstrom. And if transition occur from 3p to 1s transition, इसको कहते हैं K beta, and its wavelength is 1.3922. Now question is, will you tell me if अगर ट्रांजिशन होती है 2p से 1s में, तो this results higher energy, or if transition occur from 3p to 1s, that transition releases more energy. Which transition releases more energy? Either 2p to 1s or 3p to 1s. Any student? Sir, from 3p to 1s. 3p to 1s, energy release is more. And if 2p to 1s, energy release is less. Ultimately, if you are saying it is 3p to 1s, energy release is more, it means X-ray जो generate होगी, that is having higher energy or lower wavelength. Lower wavelength. Because energy and wavelength are reciprocal with each other. And similarly, if 2p to 1s transition होती है, तो energy कम रिलीज होती है, तो जो X-ray generate होंगी, they have a lower energy or hence higher wavelength, and that's why it is written here कि copper में जो 2p से 1s transition होगी, that is called K alpha, and K alpha is having lower energy or higher wavelength 1.54 angstrom, and transition from 3p to 1s K beta कहते हैं इसको, and it is having, because it is releasing more energy or it is having higher energy, and that's the wavelength is 1.3 less than K alpha. So K alpha is having higher wavelength or low energy, and K beta X-rays are having lower wavelength or having higher energy. The K alpha transition occur much more frequently. You can see clearly that because transition from 2p to 1s may occur more frequently than transition from 3p to 1s, and that's why since K alpha transition occur much more frequently than K beta, and therefore it is more intense. Generally, K alpha radiation is more intense than K beta. The reason is K alpha transition occur much more frequently than K beta, and that's why K alpha transition has much more intensity than K beta, and that's why in most diffraction experiments, K alpha radiation is used because of its high intensity. One thing more, K alpha radiation has a doublet. K alpha 1, इसकी wavelength है 1.54051 angstrom, and K alpha 2 1.5443 angstrom. Because you see, this is wavelength, this is intensity. You can see
दैट ऐसे वेवलेंथ बढ़ रही है ऐसे, एंड यू कैन सी जो पीक जहां ऑब्टेन हो रही है के बीटा, इसकी इंटेंसिटी कम है के अल्फा से। और यही मैंने पीछे बताया है कि के अल्फा रेडिएशन जो है दैट इज मच मोर इंटेंस देन के बीटा, एंड बिकॉज के बीटा की इंटेंसिटी पीक से लग रहा है ना, हाइट से लग रहा है कि के बीटा की इंटेंसिटी कम है, के अल्फा की ज्यादा है, के अल्फा लाइन इज मोर इंटेंस देन के बीटा। एंड वन थिंग मोर यू कैन सी हियर कि के बीटा जो पीक है इट ऑकर्स एट लोअर वेवलेंथ देन के अल्फा, बिकॉज जो के अल्फा की ट्रांजिशन है वो होती है एट 1.5418 एंगस्ट्रॉम और के बीटा होती है 1.39। इट इज क्लियर नाउ कि दिस peak is ultimately, this is K beta peak is occurring at lower wavelength 1.39 and this is occurring at 1.54, around 1.54 angstrom. This is K alpha. Intensity is much higher than K beta. But question is that generally, not always, K alpha transition has a doublet. ये स्प्लिट हो जाती है के अल्फा रेडिएशन दो रेडिएशन में, के अल्फा जिसकी वेवलेंथ कम है स्लाइटली 1.54051 एंड देन के अल्फा 2 जिसकी वेवलेंथ स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू के अल्फा 1। आई मीन टू से सेम के अल्फा रेडिएशन जो है वो स्प्लिट हो रही है दो रेडिएशन में। इसका ये रीजन बेसिकली है दैट यू कैन सी दैट व्हेन electron is transferring from 2p to 1s, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ के अल्फा। 3p से जो 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो जो ट्रांजिशन से एनर्जी रिलीज होगी दैट अपीयर एज के बीटा, बट आई एम टॉकिंग ऑफ के अल्फा। यू कैन सी क्लियरली कि ट्रांजिशन फ्रॉम 2p to 1s, this transition results in a release of energy which corresponds to K alpha radiation, K alpha X-rays or K alpha radiation. But you can see my question is why this K alpha is splitting into two in the form of two different rays of different wavelength. Because when यहाँ दो possibilities है, electron present in 2p may have spin clockwise, may have spin anti-clockwise. So if electron is transferring from 2p to 1s having one type of spin, so it results slightly different energy. It is the wavelength which is generated, that or the radiation which is generated, that has slightly different wavelength. But if another electron which is having upward spin, that is transferring from or dropping from 2p to 1s, then there is slightly change in wavelength. The reason in this case is that two types of electrons are jumping, maybe clockwise spin or anti-clockwise. And if electrons having two types of spins are jumping from or dropping from 2p to 1s orbital, ultimately energy is released that have slightly different values. And this is a very important question, that why that K alpha radiation जो है that is split into doublet K alpha 1 and K alpha 2, because the 2p to 1s transition has slightly different energy for two possible spin states of 2p electron, which makes transition relative to spin of vacant 1s. In some X-ray experiments, diffraction by K alpha and K alpha 1 and K alpha 2 is not resolved. ये बार ऐसा होता है कि जो के अल्फा रेडिएशन की सिंगल पीक आती है, बट इन सम केसेस में इट इज रिजॉल्व्ड इनटू के अल्फा 1 के अल्फा 2 डिपेंडिंग अपॉन डिफ्रैक्टोमीटर। इन सम केसेस में वी गेट सिंगल पीक, लाइंस आर नॉट रिजॉल्व्ड। लाइन क्यों रिजॉल्व नहीं होती हैं? बिकॉज वेवलेंथ में डिफरेंस बहुत कम है। समटाइम्स गेट सिंगल पीक ऑफ के अल्फा एंड समटाइम्स पीक्स जो हैं दे स्प्लिट इनटू टू, के अल्फा 1 and के अल्फा 2 आल्सो। Now you see that if in diffractometer में, if we are getting separate diffraction peaks, K alpha 1 and K alpha 2, and we desire only one, either K alpha 1 or K alpha 2, so what is done that we remove one, हम weaker को remove कर देते हैं। For example यहाँ अगर देखें तो K alpha 1 K alpha 2,
तो अगर तो सिंगल पीक आती है यहाँ पर के अल्फा की ही, दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ के अल्फा 1 के अल्फा 2। बट अगर दो टाइप की रेज निकलती हैं, के अल्फा 1 भी निकलती है, के अल्फा 2 भी निकलती है, तो के अल्फा 1 इज स्लाइटली हैविंग हायर इंटेंसिटी, तो व्हाट वी डू, वी रिमूव वीकर के अल्फा 2 and select stronger K alpha 1 depending upon requirement. Wavelengths of K alpha line of target metals is related to atomic number Z by Moseley's law. F 1 by 2 C by lambda 1 by 2 proportional to Z. What is V? F is called frequency of K alpha line. You see, जो वेवलेंथ है के अल्फा की, ये डिपेंड करती है टारगेट मेटल कौन सा लिया है। जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी अभी 1.5418, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, बट ये तब होगी इफ टारगेट मेटल इज कॉपर। इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट टारगेट मेटल, देन वैल्यू ऑफ के अल्फा, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा may change. तो वैल्यू सो रिटन 1.5418 एंगस्ट्रॉम. These are the values of K alpha radiation, but when we are using copper metal as target. So wavelength of K alpha line of target metals is related to atomic number Z of metal by this relationship, which clearly shows here कि wavelength of K alpha line decreases with increasing atomic number. Means अगर हम copper metal use करते हैं, copper metal अगर use करेंगे, तो you can see F जो है, this is frequency, this is C by lambda, तो F1 by 2 का मतलब होगा C by lambda 1 by 2. This is proportional to Z. So you can see clearly wavelength and atomic number are reciprocal to each other. It means if target metal is having higher atomic number, then wavelength of K alpha radiation is small, and if atomic number of target metal is small, wavelength of K alpha radiation emitted is large. In wavelength of K alpha line decreases with increasing atomic number. Means you are using copper as metal target. तो K alpha line निकलेगी having certain wavelength. But अगर आप यूज करते हैं as nickel as target metal, तो वहां से भी K alpha line निकलेगी. But because atomic number of copper is higher than nickel, तो जो K alpha line होगी, emit होगी using copper as target, तो wavelength of copper line is higher than the wavelength of copper line emitted. You see, copper metal is having higher atomic number. तो जो copper metal यूज करके, टारगेट मेटल यूज करके जो K alpha line की wavelength आएगी, वो स्मॉल आएगी कंपेयर टू कि अगर हम निकल टारगेट यूज करते हैं मेटल, तो वहां जो K alpha line की वेवलेंथ आएगी वो अल्टीमेटली इससे डिफरेंट आएगी. नेचुरली हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द वेवलेंथ, स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ K alpha line. आई मीन टू से K alpha line जो होगी वो तो कोई भी टारगेट मेटल लेंगे, उसको जब इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करेंगे, नेचुरली वी गेट K alpha lines also, we get K beta also. K alpha lines are more intense than K beta. Generally K alpha are preferred. But my point is कि K alpha line is not having always same wavelength. Wavelength of K alpha line depend करती है which target metal is used here, and this is called as Moseley's law. You see, another thing in this case is that for most diffraction experiments, monochromatic beam of X-ray is desired, not a continuous spectrum. Generally हम डायरेक्टोमीटर यूज करते हैं, we need a beam of X-rays having single wavelength. तो जब हम एक्सरे यूज करेंगे तो उसमें K alpha भी आएगी, K beta भी आएगा, जनरली ये दो आएंगे नेचुरली. बट प्रेफरेबली हम K alpha सेलेक्ट करते हैं because K alpha is much more intense than K beta and give better results than K beta. इसका मतलब ये हुआ कि if in a diffractometer you need X-rays of single wavelength, you need monochromatic X-rays, for example, तो चॉइस होगी नेचुरली कि whether you need X-rays K alpha or K beta. So you can see
In the spectrum of X-rays emitted by copper, K alpha line is most intense, and therefore it is desired to filter out all other wavelengths. Means हम ultimately K alpha select करेंगे because intensity is very high. तो बाकी जो K beta और other additions को remove करेंगे by using filters. अब क्वेश्चन है, if you need monochromatic K alpha rays, K alpha X-rays, so you have to remove K beta. और K beta कैसे remove करते हैं? By using filters. And you can see here, it is written here that a sheet of nickel file is very effective filter. जनरली अगर हमने K बीटा को फिल्टर करना हो, K बीटा को रिमूव करना हो, and we need only K alpha, we generally use nickel file as a filter. Let us see nickel कैसे वर्क करता है, how nickel work in removing K alpha, K beta, and retain K alpha radiation, so that we get monochromatic X-rays. Energy required to ionize 1s electron of nickel corresponds to wavelength 1.488 angstrom, which lies between values for K alpha and K beta lines of copper emission spectrum. You read this line. This is a very important line. Energy required wavelength 1.488 angstrom. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर निकल से के 1s इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फॉल लाइट ऑन इट, जिसकी वेवलेंथ 1.488 एंगस्ट्रॉम कम से कम चाहिए. यू फॉलो दिस पॉइंट? जैसे हमने अभी पीछे बताया कापर का 1s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए we need beam of electrons having very high potential difference. जब वो स्ट्राइक करेगी कापर को तो 1s इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी. बट ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रेडिएशन आप बम्बार्ड करेंगे कापर के साथ तो 1s इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. 1s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए we have to fall light of certain energy or certain wavelength. और ये गिवन वैल्यू दी हुई है कि अगर हमने निकल के 1s इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो जो रेडिएशन फॉल करेंगे उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए 1.488 एंगस्ट्रॉम. एंड दिस वैल्यू लाइज बिटवीन K alpha and K beta. What is the value of K alpha? 1.5418 angstrom. That is the value of wavelength of K alpha radiation. And value of K beta radiation is 1.39 something. इसी मैंने बताया था कि कॉपर के लिए अगर कॉपर टारगेट यूज करते हैं तो उसमें जो K alpha रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो है 1.54 और K बीटा की है 1.39, अप्रोक्सीमेटली 1.39 एंगस्ट्रॉम. और निकल के 1s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए we need a radiation which has wavelength 1.48 angstrom, and this radiation having this wavelength, this will lie between K alpha and K beta. You see, next slide. K alpha lambda nickel means अगर हमने निकल का 1s इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो वैल्यू कितनी है? What is the value? Wavelength 1.488 angstrom. And what is the wavelength of K alpha? 1.54, and this is 1.39. तो निकल के 1s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रेडिएशन है उसकी 1.488 है, 1.54 है, 1.39. तो हाईएस्ट वेवलेंथ इसकी है K alpha की, और ये हो गई वेवलेंथ उस लाइट की जिसने निकल का 1s इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ये है K बीटा की सबसे कम. तो एनर्जी की इक्वेशन डिफरेंट उल्टी आएगी. अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ कॉपर K alpha रेडिएशन की है तो एनर्जी सबसे कम होगी, ज्यादा होगी किस रेडिएशन की? जिस रेडिएशन ने निकल का इलेक्ट्रॉन 1s निकालना है, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी K बीटा की. यू फॉलो दिस पॉइंट? Yes, sir.
Yes, sir. हाँ, दिस इज द, आई एम सेइंग, ये जो मैंने लैम्डा नीचे बीच में लिखा हुआ है ना, लैम्डा निकल, दिस इज द wavelength of radiation which is needed to eject 1s electron of nickel, and this is the wavelength of copper k alpha radiation, and this is the wavelength of copper k beta radiation. तो वैल्यू पता है हमको, इसकी 1.39 वेवलेंथ है, इसकी 1.488 है, इसकी 1.54 है। तो इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होगी, बिकॉज सबसे ज्यादा वेवलेंथ कॉपर के अल्फा की है, सबसे कम एनर्जी कॉपर के अल्फा की होगी, उससे ज्यादा होगी उस रेडिएशन की जिसने निकल का 1s इलेक्ट्रॉन निकालना है, सबसे ज्यादा होगी एनर्जी के बीटा रेडिएशन की। नाउ व्हाट वी डू इन दिस केस इज दैट, जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम ने हिट किया कॉपर को, तो हम कहते हैं कि के अल्फा रेडिएशन भी निकल गई और के बीटा भी, तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस बीम of X-rays. That is, X-rays having different wavelengths, but we need monochromatic X-rays. अब जो X-rays निकल रही है उसमें K अल्फा भी है और K बीटा भी है। हम we need only K अल्फा because K अल्फा is more intense than K बीटा। हम क्या करेंगे, इन दोनों रेज के आगे एक फिल्टर लगाएंगे निकल का। दोनों रेज क्या करेंगे, निकल फिल्टर को हिट करेंगे। जब हिट करेंगी तो कॉपर का 1s इलेक्ट्रॉन, सॉरी कॉपर का नहीं, निकल का जो 1s इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। बट निकालेगा कौन, क्या कॉपर की अल्फा रेडिएशन निकल का 1s इलेक्ट्रॉन निकालेगी या कॉपर के बीटा? क्वेश्चन इज कि क्या कॉपर की अल्फा रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल और copper K beta radiation? Copper K beta, sir. Because energy required to remove 1s electron जो है from nickel is less than, because energy जो K beta की है रेडिएशन की वो ज्यादा है than the energy required to remove electron from 1s electron nickel, but energy of K alpha radiation less। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों रेज निकल फिल्टर से निकलेंगी तो कॉपर अल्फा रेडिएशन की एनर्जी कम है देन एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निकल। देयरफॉर के अल्फा रेडिएशन जो होगी दैट इज इनइफेक्टिव इन इजेक्टिंग 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल, बट बिकॉज एनर्जी ऑफ के बीटा इज हायर देन the energy needed to eject 1s electron from nickel, therefore K beta जो होगा रेडिएशन होगी वो अल्टीमेटली निकल के 1s इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी रेडिएशन निकल रही थी K beta, that is utilized, entire K beta radiation is used to eject 1s electron of nickel, whereas K alpha remain ineffective. And that's why after passing through nickel filter, we only get K alpha radiation. K beta have been removed because the entire K beta radiation has been used to ionize or eject 1s electron of nickel. So this is the way you see that how you see nickel filter is effective in filtering or in removing K beta radiation, and we get ultimately only X-rays having K alpha radiations only, and therefore we get monochromatic X-rays. Then you see that it is same thing written here. Energy required to ionize 1s electron of nickel corresponds to wavelength 1.4, which is lies between these two. So copper K beta radiation therefore has sufficient energy to ionize 1s electron of nickel, whereas copper K alpha radiation does not. So therefore nickel is effective in absorbing copper K beta radiation, and most of the white radiation leaving monochromatic, reasonably clean beam of K alpha radiation. A lighter element such as Fe would absorb copper K alpha radiation in addition to K beta, because जो एब्जॉर्प्शन एज है
is displaced to higher wavelength. क्या मीनिंग है इसका? यहाँ लिखा है lighter elements such as iron would absorb copper K alpha in addition to K beta because its absorption edge is displaced to higher wavelength. मतलब ये हुआ कि जो if you are using iron as filter, अगर निकल फिल्टर यूज नहीं करते, आयरन फिल्टर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आयरन का जो 1s इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी यूज सम रेडिएशन टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन. कोई भी रेडिएशन यूज नहीं कर सकते कि आप कोई रेडिएशन यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट क्वेश्चन है कि जो रेडिएशन यूज करनी है टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज हायर देन K alpha आल्सो K beta. लिखा है एब्जॉर्प्शन एज इज डिस्प्लेस्ड टू हायर वेवलेंथ. इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन यूज करेंगे टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन दैट हैज वेवलेंथ हायर देन K alpha आल्सो K beta आल्सो. तो अगर उस रेडिएशन की वेवलेंथ K alpha K beta से हायर हुई तो एनर्जी K alpha से भी कम होगी और K beta से भी. इसका मतलब अगर आप Fe यूज करेंगे फिल्टर तो एनर्जी K alpha और K beta की हायर है देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1s ऑफ आयरन. देयरफॉर बोथ आर यूटिलाइज्ड, दोनों यूज हो जाएंगी टू इजेक्ट 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन एंड यू कांट फिल्टर देम. फिल्टर करने के लिए वन शुड बी इफेक्टिव रेडिएशन, सेकंड इज नॉट. जैसे निकल में था K beta जो थी उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यूज होगी, K alpha रही अनफिल्टर्ड. सिमिलरली यहां पर अगर आप देखेंगे अगर आयरन यूज करेंगे एज फिल्टर तो आयरन के 1s इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रेडिएशन हमें यूज करनी है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ जो है वो हायर साइड है, हायर देन K alpha and K beta, indicating clearly कि such radiation have energy lower than K alpha also K beta also. तो both radiation जो है effective है to eject electron from 1s orbital of iron, and therefore iron cannot act as a filter. On the other hand, iron तो lighter था than copper से. अब एक heavier element लेते हैं, a heavier element such as zinc which is heavier than copper, it would transmit का मतलब एक्चुअली ये है कि ये जो जिंक का 1s इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो अगेन वी नीड सम रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ और एनर्जी. तो जिंक का इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो जो हमें रेडिएशन चाहिए उसकी एनर्जी जो है वो K alpha से ज्यादा है, बीटा से ज्यादा. आई मीन टू से वेवलेंथ उसकी लोअर साइड है. आयरन से 1s इलेक्ट्रॉन निकालना था तो जो हमें रेडिएशन चाहिए उसकी वेवलेंथ हायर साइड है, हायर देन K alpha and K beta. बट अगर आप जिंक यूज करते हैं जो हैवी एलिमेंट है कॉपर से, इससे 1s इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है वी यूज रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लोअर साइड है. लोअर साइड का मतलब ये है कि उसकी वेवलेंथ K alpha से भी कम है, K beta से भी कम है, इंडिकेटिंग दैट उसकी एनर्जी K alpha से भी ज्यादा है, K beta से भी ज्यादा है, इंडिकेटिंग K alpha and K beta are both ineffective in removing 1s electron from zinc. So इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर यूजिंग, अगर हम कॉपर टारगेट लेते हैं, मेटल लेते हैं तो उसमें से K alpha K beta दोनों निकलेंगे. हमें फिल्टर करना है, K beta को निकालना है, K alpha को रखना है. K alpha इज मोर इंटेंस. तो हमने कहा निकल इज फिल्टर, वी कैन यूज इट. और ये भी कहा निकल फिल्टर क्यों बेटर है, बिकॉज निकल का 1s इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक K alpha की रेडिएशन की एनर्जी कम है, उस रेडिएशन से K beta की ज्यादा है. तो वन इज यूज, सेकंड डज नॉट. देयरफॉर निकल इज फिल्टर कैन बी यूज्ड. बट अगर हम आयरन लेते हैं, लाइटर एलिमेंट, मच लाइटर एलिमेंट देन कॉपर, एंड देयरफॉर उस केस में मैंने बताया था दैट जो रेडिएशन यूज करेंगे हम उसकी वेवलेंथ हायर साइड है देन बोथ K alpha and K beta. मीन एनर्जी जो है वो
लोअर है, तो के बीटा के अल्फा दोनों यूज हो जाएंगे टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ आयन। बट जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन ये हैवी मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर 1s से निकालना है तो जो रेडिएशन चाहिए हमको, दैट हैज वेवलेंथ ऑन लोअर साइड मीन दैट हैज वेवलेंथ लोअर देन के अल्फा के बीटा, इंडिकेटिंग अगर वेवलेंथ के अल्फा के बीटा से कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो के अल्फा एंड के बीटा अल्टीमेटली आर इनइफेक्टिव, दे नीदर के अल्फा nor k beta can emit 1s electron from zinc. Now overall what we conclude here is atomic number of element in the filter generally 1 or 2 less than target material. देखो हमने कॉपर टारगेट मटेरियल लिया तो फिल्टर क्या यूज किया, निकल, इसका एटॉमिक नंबर 1 कम है। अगर हम लेते हैं कोबाल्ट कैन बी यूज्ड, बट हमने इसका मतलब एटॉमिक नंबर विच फिल्टर्स आर इफेक्टिव in removing k beta and getting k alpha only। अगर टारगेट मेटल कॉपर है तो फिल्टर का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट या 2 यूनिट कम होना चाहिए। कॉपर का 29 है तो यू कैन यूज फिल्टर एज निकल आल्सो, यू कैन यूज फिल्टर एज कोबाल्ट आल्सो। बट अगर हम वो नीचे आते हैं लाइक एलिमेंट लाइक आयरन, उसका एटॉमिक नंबर 3 यूनिट कम हो गया, दैट इज इनइफेक्टिव। या आप जाते हैं ऊपर कॉपर के जिंक में जाते हैं, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, even then filter cannot be used. So in short form what we conclude here is that atomic number of the element in the filter is generally 1 or 2 units less than the target. So this is the question was what are X-rays kya hain, how are they are generated, and in the most diffraction experiments mein we need monochromatic X-rays. So X-rays generally contain K alpha and K beta radiations. We generally select K alpha because K alpha is more intense than K beta. So now question arises ultimately, if we need X-rays of single wavelength, how one K beta can be removed and we get K alpha only, we can use filters. And ultimately finally हमने conclude किया है कि target metal से जो फिल्टर का एटॉमिक नंबर है वो 1 या 2 यूनिट कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो तब भी एलिमेंट इनइफेक्टिव है, अगर 2 यूनिट से ज्यादा कम हुआ इवन देन एलिमेंट इज इनइफेक्टिव टू बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो स्टूडेंट दिस इज योर माय फर्स्ट लेक्चर है, एंड देन वी नेक्स्ट टाइम वी टॉक ऑफ लैटिस प्लेन्स एंड मिरर इंडिसेस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, all the best, God bless you। Thank you so much. Okay, Thank you, Excuse sir. me, sir. okay जी। Sir, Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो जैसे आपने बताया कि हम फिल्टर यूज करते हैं कि हमें मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट मिले, एक्सरे मिले। तो सर हाँ। जब हम फिल्टर यूज करेंगे, जैसे निकल का फिल्टर यूज किया हमने, वो के बीटा को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब वो अब्सॉर्ब करेगा वो भी तो अपनी रेडिएशन एमिट करेगा ना। कौन सी? मतलब जैसे निकल ने के बीटा वाली अब्सॉर्ब कर ली है ना, तो उसका भी तो 1s इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना फिर। हाँ, हाँ, तो सर फिर हमें मतलब मोनोक्रोमेटिक कैसे मिली, क्योंकि निकल भी तो अपनी रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देगा। हमने कॉपर की तो एक वेवलेंथ ले ली। हाँ, नहीं दैट्स ट्रू, वो तो ठीक है एक्चुअली, बट जो जैसे हमने यूज किया ना, इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया है, यस सर। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है नेचुरली कि जो एक्सरे जनरेट हो रही हैं वो तो तभी जनरेट करेंगे व्हेन वी आर टारगेटिंग मेटल विद हाई एनर्जी पेनिट्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, देन यस सर। समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉन बीम इज नॉट स्ट्राइकिंग निकल टारगेट, दैट इज स्ट्राइकिंग कॉपर टारगेट बेसिकली। ओके सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। सर एक
जो के अल्फा है उसका तो डबलेट बन जाएगा, के बीटा का क्यों नहीं बनेगा? वहां पे भी तो एक यस सर, वो भी तो दोनों की अलग टिक अलग क्रॉस ओरिएंटेशन होगी, तो वो भी हाँ हाँ, तो जैसे वैसे ही। हाँ एक्चुअली बेसिकली यू सी, यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि के जो अल्फा जो के बीटा है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो जनरली पीक्स रिजॉल्व नहीं होती। जो कि अल्फा रेडिएशन है वो हायर इंटेंसिटी की है, तो बिकॉज ऑफ हायर इंटेंसिटी पीक्स समटाइम मे बी रिजॉल्व मे नॉट बी। तो के अल्फा बिकॉज ऑफ इज वेरी लो इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई कि जनरली इट्स radiation is not resolved to k beta 1 and k beta 2. Maybe they are resolved but not absorbed in the diffraction pattern. ओके सर, अब जो के अल्फा है उसको तो हमने ले लिया, के बीटा को तो हमने ऑब्जॉर्व करवा लिया, जो के अल्फा 1 होगा और के अल्फा 2 होगा उसमें से भी तो हमें एक ही चाहिए क्योंकि हमें मोनोक्रोमैटिक चाहिए। तो जो के अल्फा 1 और के अल्फा 2 है उसको उसको कैसे सेपरेट करेंगे? नहीं, उसको सेपरेट नहीं, बिकॉज वेवलेंथ बहुत फर्क, यू कैन सी, मैंने आपको बताया ना कि जनरली एक्सपेरिमेंट्स में तो ये आइसोलेट ही नहीं होती है। यू कब दर वेवलेंथ इवन 2 डेसिबल तक वैल्यू सेम है, 1.54 1.54। तो इनके वेवलेंथ में इतना स्मॉल मार्जिन है, जनरली जब आप एक्सरे यूज करते हैं तो 1 पॉइंट हम समटाइम्स तो वैल्यू लेते 1.54 तक है ओनली। तो अल्टीमेटली इफ देयर आर के अल्फा 1 भी है के अल्फा 2 भी है, डजंट मैटर, इन कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी।